नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 8 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपके बिहार में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। आपको हमने यहाँ से तमाम जानकारी दी थी और आपको बताया था इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गर्दनीबाग पटना में किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ऐसी ही जानकारी कुछ में पहले हमने आपको दिया था बापू परीक्षा परिसर से संबंधित, जिसका उद्घाटन कुम्हरार पटना में हुआ है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और संभव हो तो वो तमाम चीज़ों का आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। ठीक है, लिखने से ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप लोग वहाँ पर चीज़ों को विस्तार से अवश्य लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दूं 2023 का पूरा करंट अफेयर्स का संग्रह इस पीडीएफ में है, यानी कि जो वार्षिकांक संस्करण है। नंबर ऑफ पेज 522 है। ये आपके बिहार में आने वाले समय में जितनी भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं हर जगह ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा आपके समक्ष है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश NITISH इस नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी दे दूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश नीतीश का जो पूरा नाम होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो नीतीश का पूरा नाम है ये एक डिवाइस है, ना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है, बल्कि ये यहाँ पर समझिएगा प्रश्न के आधार पर यहाँ पर हमने चीज़ों को लिखा है। तो इसका जो पूरा नाम होता है ये है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, अर्थात नीतीश नामक एक डिवाइस लॉन्च किया जो एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है। आइए इसके बारे में चीज़ों को और भी विस्तार से देखते हैं। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट या फिर पेंडेंट आकार की तकनीक है। जो गले में पहनते हैं लॉकेट हो गया, मतलब वो शरीर में कहीं पर भी ये लगाया जा सकता है, खास करके गले वगैरह में। तो एक प्रकार का कह सकते हैं वो अलर्ट प्रदान करेगा किसानों को। मेन रूप से जो मेनली ये मतलब लॉन्च किया गया है वो किसानों को ध्यान रख के ही किया गया है। आइए इसको चीज विस्तार से और देखते हैं कि इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट से पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिल सकेगी। ठीक है, तो ये चीजें इसकी जो कह सकते हैं जो संबंधित है वो आपको ध्यान रखना। नीतीश नामक एक कह सकते हैं सेफ्टी डिवाइस है या फिर अलर्ट प्रदान करने वाला एक डिवाइस है, जो कि अभी हाल ही में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसका जो शुभारंभ है ये बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आप कह सकते हैं 22वें मुख्यमंत्री। हालांकि ये बिहार में मुख्यमंत्री पद की 9 बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एक और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर हमने नीतीश के बारे में जो बताया, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, तो इसको हिंदी में अगर बात करें इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, तो नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच अर्थात नीतीश। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था जब आई थिंक 2023 में शायद हमने दिया था स्टार्टिंग में, बेफिक्र नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपदा को ध्यान रखते हुए, आपको याद होगा इसी सीरीज में हमने आपको बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर होगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। मारिया अभिनवी भारती को आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं।
आपको ये ध्यान रखना कि मुंबई में ये अभी हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुआ और यहाँ पर बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इसके साथ ही उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार को गौरवान्वित किया है। अच्छा, यहाँ से एक जानकारी आप ये ध्यान रखेंगे कि मारिया अभिनवी भारती वर्तमान में बिहार अग्निशमन सेवा में कार्यरत है। तो इस प्रतियोगिता के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर बिहार के खेल की बात हो रही तो ऐसे में कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है। आपको बताया था कि 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिली थी एक स्वायत्त संस्था के रूप में। अर्थात बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा करने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब स्वतंत्र है और वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं वो है रविंद्रन शंकरन। आइए इसको लेकर इससे मिलते जुलते फैक्ट में आपको जानकारी दूं कि गांधी मैदान पटना में जो 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस अवसर पर जो 14 विभागों की झांकी निकाली गई है उनमें कौन कौन से विभाग हैं, 14 विभाग, और वो कौन से थीम पर आधारित है। तो वो कंप्लीट जो सूची है आप इस स्लाइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इन सब में भी आपको ध्यान रखना है, इन 14 विभागों की झांकी में पहला जो पुरस्कार मिला है वो नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को मिला, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। दूसरा पुरस्कार, जो अभी हम खेल प्राधिकरण की बात कर रहे थे, तो दूसरा पुरस्कार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को ही मिला है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, जो कि बिहार सरकार की एक योजना है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इसी थीम पर यह आधारित थी। और तृतीय पुरस्कार की बात करें तो संयुक्त तौर पर इसमें विधि विभाग और कृषि निदेशालय या फिर कृषि विभाग की झांकी को, जो क्रमशः लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और कृषि उन्नति का आधार, ये थीम पर आधारित था। तो संयुक्त तौर पर विधि विभाग और कृषि विभाग को इसमें तृतीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज़ें हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से ये ध्यान रखें। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यही 3 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त नीचे का जो यहाँ पर और भी 11 झांकी है वो भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे कि जल संसाधन विभाग द्वारा जो झांकी निकाली गई 75वें गणतंत्र दिवस पर, इसका थीम क्या था, किस थीम पर आधारित था, तो गयाजी डैम पर। इसी प्रकार से और भी है जो नीचे लिखा गया है, यहाँ से चीजें ध्यान रखें। जैसे अगला जो हम बात करें कला संस्कृति एवं युवा विभाग की, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष पर आधारित है। अभी रिसेंटली इनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था और साथ ही साथ अभी केंद्र सरकार ने इन्हें भारत रत्न देने की भी घोषणा की थी। और ये आप ध्यान रखेंगे 49वां भारत रत्न इन्हें मिला है और 50वां को लेकर जो घोषणा हुई वो लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, ये चीजें चेन बना के आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, गोवा। गोवा में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसी चीज को हमने विस्तार से लिखा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कौन से? तो नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये पहले व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस इंडिया एनर्जी वीक की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये 6 से 9 फरवरी 2024 तक, 6 को शुरुआत हुई और 9 को इसका समापन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है इस ऊर्जा सप्ताह से संबंधित। यह ऊर्जा सप्ताह जो है भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन है, जिसमें अलग अलग देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया है। ये भारत की सबसे बड़ी और ऐसे भी कह सकते हैं कि एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी है। अगला पॉइंट इसके उद्देश्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या? तो इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ऊर्जा की जितनी भी आवश्यकता है भारत को या फिर अन्य देशों को जो इसमें शामिल हुए हैं, तो मूल रूप से ऊर्जा की जितनी भी आवश्यकता है उसकी आत्मनिर्भरता को हासिल करना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी थी ISA से संबंधित, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। अभी मैं उसकी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन हमने ये जानकारी आपको दिया था कि ऐसे जो पहल थी वो भारत की ही पहल थी और ये भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में कार्यरत है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो गोवा की बात हुई, गोवा को लेकर कुछ जानकारी आपको दे दूं कि 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि अभी हाल ही में गोवा में ही आयोजित हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किया था।
कुल मिला के बिहार 8 पदक के साथ पदक तालिका में 30वें स्थान पर था। अक्टूबर 2023 में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेशनल गेम्स का ये 37वां संस्करण था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार का जो स्थान था इस पदक तालिका में, 8 पदक जीतकर 30वां स्थान था। और जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि बिहार का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि पड़ोसी राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला, पश्चिम बंगाल को 18वां, झारखंड को 29वां। अच्छा, इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें जो है ना महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। और जो भी टीम खास करके जो नेशनल गेम्स का खिताब अपने नाम करती है तो उसे राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जाता है। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल का जो मतलब शीर्ष स्थान जो हासिल किया पदक तालिका में वो महाराष्ट्र रहा, और महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया। ठीक है, तो ये तो रही बात यहाँ पर 37वें नेशनल गेम से संबंधित जो कि गोवा में आयोजित हुआ। लेकिन ऐसी ही जानकारी हमने आपको 36वें राष्ट्रीय खेलों को भी लेकर दिया था, जहाँ पर बिहार ने महज 2 कांस्य पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में सबसे निचले से एक स्थानों पर था। सबसे निचले स्थान पर एक कांस्य पदक के साथ था सिक्किम और जस्ट उसके ऊपर था अपना बिहार। तो बिहार ने केवल 2 कांस्य पदक अपने नाम किया था। और 36वां राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन था ये हुआ था गुजरात में, एक्चुअली गुजरात के 6 शहरों में। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में हाउस आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया फरवरी 2024 में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वीना मोदी, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो मोदी इंटरप्राइज की चेयरपर्सन डॉक्टर वीना मोदी को हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो वीना मोदी, जो कि मोदी इंटरप्राइज की चेयरपर्सन है, और अभी हाल ही में इन्हें इस सम्मान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया है। तो किस क्षेत्र में मतलब उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया? तो भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने विषय पर ही ये कह सकते हैं एक सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, हालिया मिले सम्मान की सूची। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये तमाम चीजें हमने आपको बताया, एक बार से पुनः से इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड मिला शक्ति बैंड के एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। ये शक्ति बैंड का एक एल्बम है दिस मोमेंट, जिसे कि यहाँ पर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। 49वां भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को, 50वें की घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि भाजपा के तीसरे ऐसे नेता हैं जो कि भारत रत्न से ये सम्मानित होंगे, जो घोषणा हुई है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2024 से भी हाल ही में सोनू सूद को सम्मानित किया गया। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें, ये अब ध्यान रखिए, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में जारी हुआ था, और मतलब ये आयोजित हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को उनकी फिल्म एनिमल के लिए दिया गया, और इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। हालांकि ये चीज़ें हम आगे और भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं जो सबसे बड़े सम्मान है, जो इस सूची से मुझे लग रहा था कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा, और पूछा भी गया था आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में, ये वाला। आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 एडना अदन इस्माइल को दिया गया, जो कि सोमाली के हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 इंग्लैंड के माइकल रोसेन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया ये बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंटिनोव को दिया गया, उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए। अगला है जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, जिन्हें यह अवार्ड मिला था, ये आप ध्यान रखेंगे। 15वां एनी अवार्ड 2023 थल्लपिल प्रदीप को दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदनी दास को दिया गया। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सम्मान है जहां से आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बुकर पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखेगा, यहाँ से और भी प्रकार से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, हालिया मिले सम्मान या फिर अवार्ड की सूची अभी जो हम आपको दे रहे थे, बतला रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, दो चीजों की हम जानकारी आपको विस्तार से देंगे। एक तो 66वें ग्रैमी अवार्ड के बारे में, दूसरा अगर हम बात करें तो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। आइए इन दोनों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड के बारे में। एक्चुअली ये 66वां ग्रैमी अवार्ड है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ से किसी भी रूप में प्रश्न एराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात ग्रैमी अवार्ड से संबंधित पूरी की पूरी कंप्लीट सूची है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की ओर, जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। और आपको यहाँ पर ये कंप्लीट सूची दिख रही है विजेताओं की, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और इसके अतिरिक्त सपोर्टिंग रोल में अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें तो यहाँ पर विक्की कौशल, शबाना आजमी। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेविड धवन को सम्मानित किया गया। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 12th फेल, सभी पॉइंट जो यहाँ पर दर्शाया गया वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से भरपूर हेल्प हो जाएगी, एक अंक आपके हाथ में होगा। अच्छा, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, हमारा ये सीरीज से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो आज की इस वीडियो का हम आपको टारगेट दे रहे हैं 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो 1 सेकंड का समय निकालिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो में, आप लोग वीडियो में लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो ऑफर की जानकारी हम आपको दे रहे थे, आज ये ऑफर की अंतिम तिथि है। यानी कि आज मध्य रात्रि 8 फरवरी 2024 को मध्य रात्रि 12 बजे तक आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, यही कोर्स है जिसमें आपको ध्यान रखना, जब आप इसे परचेज करेंगे तो बीपीएससी 70 एक प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे। 12 महीने वाला प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, बीपीएससी 70 वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, और आपको ध्यान रखना महज 199 रुपये में ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो आपको हमने कई बार बताया है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, 130 प्रैक्टिस पेपर इसमें है, इसमें 40 फुल लेंथ है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। इसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इंक्लूडेड है। आपको इसमें बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, संपूर्ण सिलेबस का नोट्स मिलेगा आपके प्री एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखेंगे, बीपीएससी 70 ये प्रोमो कोड है, आपको आज ही अप्लाई करना, क्योंकि आज ये ऑफर की अंतिम तिथि है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर भरपूर लाभ उठा के आसानी से इस कोर्स को एक नाम मात्र की फी के साथ ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, इसी कोर्स में टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपका छूट चुका है तो आपको घबराना नहीं है, वो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगा। इसमें अनलिमिटेड बार टेस्ट देने की सुविधा है, आप जितना बार चाहें उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं अपने फ़ोन, कंप्यूटर आदि से। ये तो रही बात यहाँ पर 70वीं बीपीएससी कोर्स के बारे में, लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो लोग बीपीएससी प्री एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इस वाले प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी ऑफर 8 फरवरी 2024 तक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का कितना बजट पेश किया है। देखिए, ये जो बजट का आकार है, जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, फिर पेश किया गया, ये है 7,36,437 करोड़ रुपये। ये 2024-25 के लिए है। हालांकि बिहार की बात करें तो 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, जिससे कि अगर दोनों राज्यों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अधिक है उत्तर प्रदेश का। आइए यहाँ पर हम इसे विस्तार से चीज़ों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी 2024 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7,36,437 कह सकते हैं 71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये एग्जैक्ट डेटा है जो कि आप ध्यान रखेंगे, 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और यह वार्षिक बजट जो पेश हुआ उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके द्वारा अभी हाल ही में पेश किया गया है। और यह बजट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हालांकि एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है कि इस बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसी बजट में ये इंक्लूडेड है, जो कि ये नई परियोजनाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर अधिक जोर दिया गया है। इस बजट की जो बात करें अगर हम, तो इसमें मूल रूप से जो फोकस किया गया है वो महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर ही ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25, देखिए यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे। पिछले वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं तो 2023-24, ठीक है, मिस टाइपिंग हुआ है। तो 2023-24 का जो पिछला वित्त वर्ष था, इसमें 6,90,000
242.43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, 2024-25 में जो बजट पेश किया गया है, मतलब दोनों की अगर हम तुलना करें तो इस बजट से यानी कि पिछला बजट से 2024-25 का जो बजट का आकार है वो 6.7% अधिक है। ये कितना अधिक है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तुलना करते हुए इतना अधिक है, तो ये डेटा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, एक अहम जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है, 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी सरकार का 8वां वार्षिक बजट है। अच्छा, ऐसी ही जानकारी हमने आपको यूनियन बजट को लेकर भी दिया था। एक्चुअली अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार में या फिर केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा छठी बार बजट पेश किया गया और इनमें 5 बार जो है ये पूर्ण बजट है और अभी जो रिसेंटली हुआ है वो अंतरिम बजट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है इसका जो आयोजन है ये पोखरन राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन है ये 17 फरवरी 2024 से जैसलमेर राजस्थान स्थित पोखरन रेंज में किया जाएगा। हम इस अभ्यास की बात करें तो इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड, ध्रुव, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक, C-13 ओजे, चिनूक, अपाचे और Mi-17 सहित कुल 121 विमान शामिल होंगे। जो बातें निकलकर सामने आई है उसी आधार पर यहाँ पर चीजें हमने मीडिया में जो चीजें हैं उसी आधार पर यहाँ पर इसे लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो आयोजन है वायु शक्ति अभ्यास का भारतीय वायुसेना से संबंधित है। 17 फरवरी से ये जैसलमेर में जो पोखरन रेंज है यहीं पर ये आयोजित होगा। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, साथ ही स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली जो हथियार प्रणालियां हैं, आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने तथा उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा विभिन्न विमान के द्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए, अच्छा, ये जो कह सकते हैं अभ्यास है यह सतह से हवा में, मतलब जो कह सकते हैं एक प्रकार से इसी का ही यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये सतह से हवा में मारक क्षमता जो है उसी का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। अच्छा, पिछली बार जो ये अभ्यास आयोजित हुआ था वायु शक्ति ये 16 फरवरी 2019 को आयोजित हुआ था। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना महामारी के कारण इसमें कई बार ये मतलब आयोजित नहीं हुआ। तो पिछली बार जो आयोजित हुआ है ये 16 फरवरी 2019 को, और ये पहली बार आयोजित कब हुआ था तो 1954 में ही भारत और कह सकते हैं चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके चीनी समकक्ष कौन थे तो वे थे चाउ एन लाई, ऐसा ही एक नाम था। चलिए, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि राधा रतूड़ी। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में राधा रतूड़ी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। वे 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है और वे अब तक अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व देख रहे थे। ठीक है, ये विभाग में अब तक ये कार्यरत थे जहां पर ये अपने मतलब कार्य उद्देश्यों को लेकर आगे जा रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में ये जिनका नाम है राधा रतूड़ी, जो कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई है। आपको ये भी ध्यान रखना है मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने सुखबीर सिंह संधू का स्थान लिया है, जो कि अगर हम इनकी बात करें सुखबीर सिंह संधू की, तो आप ध्यान रखेंगे कि सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल सेवा विस्तार के बाद 31 जनवरी 2024 को खत्म हो गया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्ति हुई है किनकी तो राधा रतूड़ी की। अच्छा, ये ध्यान रखिए ये पहली महिला मुख्य सचिव है उत्तराखंड की। अगर हम बिहार के मुख्य सचिव की बात करें तो ये आमिर सुबहानी बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव है, जो कि सिवान जिले के रहने वाले हैं, आप सभी को मालूम होगा। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो आमिर सुबहानी। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में या फिर कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता कानून अर्थात यूसीसी बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार अभी हाल में उत्तराखंड विधानसभा में ये यूसीसी बिल को पेश किया है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा तो उत्तराखंड। आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने समान नागरिकता संहिता कानून अर्थात यूसीसी का बिल पेश किया है। और इस प्रकार देखें तो यूसीसी पर ड्राफ्ट अर्थात बिल लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया।
तो इस लिहाज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, इस बिल की बात करें तो इस बिल में मुख्य रूप से शादी विवाह, तलाक और कई प्रकार के बंटवारे वगैरह का मतलब इसमें प्रावधान किया गया है, खास करके मतलब ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम इस बिल को अगर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखें, जो चीज़ें इसमें दर्शाई गई है, तो इस बिल के अनुसार जो पॉइंट हमने लिखा है उसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें लिखा गया पहला पॉइंट कि विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 साल हो, और साथ-साथ विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अगला जो बात कहा गया कि तलाक के लिए कोई भी पुरुष या फिर महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल न हो गई हो। ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए किया गया हो, लेकिन तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, हालाँकि पूरी कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को पुनर्विवाह करने का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो या फिर उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। तो वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति या फिर चाहे वो मतलब कोई भी हो, वो दूसरा विवाह मतलब करने के लिए स्वतंत्र होगा, जब तक कि कोर्ट उस पर फैसला नहीं दे देता है। और भी कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर विस्तार से दर्शाई गई है, आप समय निकाल के थोड़ा-सा इसे पढ़ लीजिएगा। पूरा का जो पूरा है वो विवाह से ही संबंधित है। चलिए, इसे हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो विकल्प नंबर बी यानी कि निखिल बाग, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ये जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है निखिल मुकुंद बाग, जो कि हाल ही में इन्हें महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सवाल ये उठता है कि इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, किनके द्वारा सम्मानित किया गया? तो उन्हें ये सम्मान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार द्वारा सौंपा गया या फिर दिया गया है। और साथ ही आप ये ध्यान रखें, उन्हें यह पुरस्कार जो मिला है जनसंपर्क में उनके महान कार्यों को लेकर यह सम्मान उन्हें दिया गया है। तो इनका नाम है निखिल मुकुंद बाग, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में वर्तमान में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है। चलिए, नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि ऋतु बाहरी, जो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि ऋतु बाहरी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि रिटायर्ड कर सकते हैं, रिटायर्ड है, और उन्होंने ही ऋतु बाहरी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगला पॉइंट है कि इससे पहले ऋतु बाहरी 14 अक्टूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का चार्ज संभाले थे। तो ये चीजें ऋतु बाहरी से संबंधित है, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जो कि 44वें चीफ जस्टिस है, तो ये है कृष्णन विनोद चंद्रन। ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, वैश्विक स्तर प्रश्न में इंडिकेट किया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में, तो वैश्विक स्तर पे मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला। हालांकि अगर हम भारतीयों में देखें तो भारतीयों में इन्हें पहला स्थान मिला है। आपको ध्यान रखना कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, हालांकि उन्हें भारतीयों के बीच पहला स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अगर इन्हें वैश्विक स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है, दूसरा सम्मान मिला है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो इस वाले पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज और भी है कि इस सूची में मुकेश अंबानी को 80.3 का स्कोर दिया गया और ये वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस सूची में वैश्विक स्तर पर 81.6 के स्कोर के साथ चीन स्थित टेंसेंट के हुआतेंग मा है, जो कि ये नाम है एक, ये इसमें कर सकते हैं पहले स्थान पर है। टेंसेंट एक कंपनी का नाम है, इसके हुआतेंग मा जो इसमें पहले स्थान पर है। किसमें? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में। 12वां प्रश्न है कि अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश निम्नलिखित में से कौन सा है, जो भारत से अधिक सहायता प्राप्त किए हैं? तो इस बजट में जो जिक्र हुआ उसके आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन जो जानकारी हमने आपको कोर्स को लेकर, जो ऑफर को लेकर दिया था कि 8 फरवरी को यानी कि आज मध्य रात्रि 12 बजे इसका मतलब 12 बजे तक आप इसका लाभ ले पाएंगे इस ऑफर का, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रोमो कोड अप्लाई करके जरूर वहाँ से कोर्स से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और तमाम चीज़ें विस्तार पर आप लोग लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।